दोस्तों नमस्कार। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर आज भी सबसे ज्यादा वसूली होती है। आप अगर आजमाना चाहते हैं तो कहीं पर कोई मकान खरीद लीजिए या जमीन खरीद लीजिए। उस जमीन के टुकड़े को खरीदने के साथ ही वसूली आपके इर्द गिर्द रेंगने लगेगी। और अगर घर खरीदा है और उसे तुड़वाकर कोई नया घर बनाने की दिशा में आप जरा सा भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं तो वसूली आपके इर्द गिर्द घुमड़ने लगेगी। यह वसूली है, यह प्रोटेक्शन है, यह संरक्षण है, यह क्या है? सवाल यह नहीं है। सवाल तो यह है कि इतना पैसा आखिर जाता कहां है। और इस दौर में जब कानून व्यवस्था का जिक्र सत्ता और सरकार करने से चूके नहीं, किसी हत्या के बाद हर पॉलिटिशियन की जुबान पर एक ही शब्द हो, कानून व्यवस्था की धज्जियां राज्य में उड़ रही है। और मुख्यमंत्री यह कहने से चूके नहीं कि जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, फांसी तक दिलवा देंगे। लेकिन इन दो लकीरों के बीच में उस बंबई वासी को चलना है जहां पर वसूली उसके इर्द गिर्द रेंगती चली जाती है। लेकिन इस वसूली को वसूलने में कौन लोग होते हैं, उन लोगों के पीछे कौन लोग होते हैं और उनके पीछे कौन सी सत्ता, कौन सी राजनीति काम कर रही होती है। मुंबई शहर को जानना है तो आज इससे समझ लीजिए, तब यह खेल धीरे धीरे खोला जा सकता है कि दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या क्या वाकई एक लंबे प्लानिंग के तहत की गई? बाबा सिद्दीकी की हत्या चुनाव से ऐन पहले क्या चुनाव को एक राजनीतिक मोड़ देने के लिए की गई? बाबा सिद्दीकी की हत्या के जरिए क्या जितनी बड़ी जमीन को लेकर माफिया मुंबई में काम कर रहा है वो वसूली पर निकला था? उस वसूली के पैसे की जरूरत क्या इस दौर में राजनीति को आन पड़ी है? ये तमाम सवाल एक झटके में आपके जहन में आ सकते हैं, लेकिन इसके समानांतर एक दूसरा सवाल भी रेंगना चाहिए। यह वही मुंबई शहर है जहां पर धारावी है, यह वही मुंबई शहर है जहां पर सबसे ज्यादा झोपड़पट्टी है, यह वही मुंबई शहर है जहां 2 जून की रोटी कमाकर आने वालों की तादाद इस देश में सबसे ज्यादा है। आज की तारीख में दिल्ली पिछड़ गया, बेंगलोर पिछड़ गया, हैदराबाद पिछड़ गया, हर शहर पिछड़ता चला गया, लेकिन मुंबई रुकी नहीं है, थमी नहीं है। यह अब भी अपने साथ लोगों को जोड़ते चली जाती है। एक पूरी कतार है इस देश के भीतर गरीबों की। राजनीतिक तौर पर वो प्यादे होते हैं या प्यादों से भी कम उनका आकलन किया जाए। और इस राजनीतिक परिस्थितियों के भीतर आज कानून व्यवस्था को टटोलने की कोशिश मत कीजिएगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर कल रात की है और कल रात से लेकर अभी तक जो आरोपी थे उनकी संख्या बढ़ गई। इतना ही नहीं, उस बढ़ती हुई संख्या के भीतर लोग हिंदू और मुस्लिम भी खोजने लगे तो एक मुस्लिम शख्स का नाम भी आ गया। और जब हमारी टीम ने अपने तौर पर पता किया तो यह भी जानकारी मिली कि बांद्रा वेस्ट में जो घर है बाबा सिद्दीकी का और बांद्रा ईस्ट में जो दफ्तर है उनके बेटे जीशान सिद्दीकी का, वहां से वो रात में लौट रहे थे और उसी दौर में एक बच्चों का झुंड उनके इर्द गिर्द आया, बच्चे कहें या युवा कहें, जिन्होंने आग्रह किया कि आप हमारे साथ पटाखे नहीं फोड़िएगा। और पटाखों को फोड़ने के बीच ही पटाखे भी फूटे और गोलियां भी चली। वाई सिक्योरिटी मिली हुई है, पुलिस की गाड़ी कुछ आगे थी। इस दौर में 2 आरोपी भी पकड़ लिए गए। एक आरोपी फरार बताया गया, उसके बाद एक नए आरोपी का नाम जुड़ गया और यह भी कहा गया कि सिर्फ बाबा सिद्दीकी नहीं, जीशान सिद्दीकी भी निशाने पर थे। और सुबह की पौ फूटते फूटते ये सोशल मीडिया पर चंद बातें रेंगने लगी, जिसमें कहा गया कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरी हत्या का जिम्मा लिया है, उस गैंग ने जो लगातार सलमान खान को निशाने पर लेता है। और यह भी कहा गया और यह भी गढ़ा गया कि दरअसल सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग के मद्देनजर उस व्यक्ति को जो पकड़ा गया उसकी मौत जेल में हुई, संदेहास्पद स्थिति में हुई और उसी के बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। दरअसल बाबा सिद्दीकी को लेकर जो पूरा का पूरा मेल आया, हमें लगता है उसका मजमून शुरू में आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि यह शंभू लोनकर महाराष्ट्र के जरिए एक सोशल मीडिया पर एक एक्स किया गया। उसमें बकायदा ओम जय श्री राम जय भारत जीवन का मूल समझता हूं, जिस्म और धन को तो मैं धूल समझता हूं, किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था जो, और सलमान खान हम ये जंग चाहते नहीं थे,
पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बंद रहे हैं, एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसी के मरने के कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, पर जो सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा उसका हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया। जय श्री राम, जय राम सलाम, शहीद नू। और उसके बाद जिनको टैग किया गया उसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप है, अनमोल बिश्नोई है, अंकित बंडू शेरवाला है। और इस ग्रुप के भीतर भी अगर झांक कर देखिएगा तो कई लोग हैं। इसमें माना जाता है कि गोल्डी बराड़ जो कनाडा में रहते हैं उनके साथ ताल्लुकात लॉरेंस बिश्नोई के, और यहीं से विक्रम बराड़ हो, काला जगेड़ी हो, काला राणा हो, इन तमाम लोगों के नाम आते चले जाते हैं। लेकिन सवाल तो वहीं उलझा है कि बाबा सिद्दीकी एक ऐसा शख्स जो राजनीति में कांग्रेस में शामिल होकर आया, पटना में जिसका जन्म हुआ, वहां से बिहार से वो मुंबई पहुंचे, और जो मारने वाले थे उसमें 2 उत्तर प्रदेश के, एक हरियाणा के कैथल का, जो शुरुआती दौर में नाम निकल कर आए और बाद में पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई नहीं एक और नाम है, और उसमें एक नाम और जोड़ दिया गया, चौथा नाम। लेकिन अब कहा जा रहा है कुछ और नाम भी इसमें जुड़ेंगे। जो चौथा नाम था वो मोहम्मद जिशान अख्तर का नाम लिया गया। इस पन्ने को बंद करते हैं, असल पन्ने को खोलते हैं। दरअसल बीते 5 वर्ष में महाराष्ट्र के भीतर, और वह भी खास तौर से मुंबई, सवर्स, कल्याण, ठाणे, कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में यहां पर जो जमीनों की रजिस्ट्री हुई है, उस रजिस्ट्री से सरकार को जो राजस्व का लाभ मिला है वो लाखों करोड़ में है। जमीन की कीमतें तकरीबन इस दौर में जो अलग अलग तरीके से बिकी, खरीदी गई, बेची गई, उसकी कितना मूल्य है कोई लगा नहीं सकता है वो। लेकिन अगर एक उंगलियों पर आप गिने या कागज पे लिखना शुरू करें तो तकरीबन 20 लाख करोड़। जी, ये आंकड़े आपको चौंका सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जमीन की फरोख्त हो रही है। और इस दौर में धारावी अडानी को दिया जा चुका है। धारावी के लोगों को कहां बसाया जाए, इसके लिए अलग अलग 3 जगहों पर जमीन चिन्हित भी की गई है। उन जमीनों की कीमत भी अगर जोड़िएगा तो तकरीबन 3 लाख करोड़ से ज्यादा की वो जमीन एक झटके में आपकी आंखों के सामने रेंगने लगेगी। और जो जमीन धारावी की है, उस जमीन की कीमत कितनी लगाई जाए, वह तो मुंबई के बीचों बीच है झोपड़पट्टी। अब सवाल यह है कि इन सब के बीच मुंबई के भीतर की झोपड़पट्टी का जो पूरा का पूरा परिवर्तन करने की दिशा में कदम है, क्या वाकई उससे भी इस दौर में बाबा सिद्दीकी जुड़े हुए थे? और इस जमीनों के खेल में इस दौर में पॉलिटिकल पूंजी की जरूरत आन पड़ी है, उस पॉलिटिकल पैसे की जो कि चुनाव में फूंका जाना है। सिर्फ 48 घंटे का वक्त बचा है। इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान महाराष्ट्र का कर देगा, यानी 48 घंटों के बाद महाराष्ट्र के भीतर सरकार नहीं होगी, उसका कोई ऐलान नहीं होगा। ऐलान उससे पहले वो कर चुकी है। उसने ऐलान के जरिए इन बातों का जिक्र कर दिया कि अब जो वोट उसे चाहिए, उसे लुभाने के लिए उसने सारी पोटली राज्य की खोल दी है। बजट छोटा पड़ गया है। वो सिर्फ लाडली बहना का जिक्र नहीं है या युवाओं को दिए जाने वाला पैसा भर नहीं है। वो पूंजी दरअसल इस दौर में बढ़ी हुई तनख्वाह के साथ भी है, जो अलग अलग जगहों पर तकरीबन 10,000 बढ़ाया गया है। और इतना ही नहीं, इस दौर में तो जो पिछड़ा तबका होता है उसकी जो क्रीमी लेयर होती है उसको भी बढ़ा दिया गया और 8 लाख से 15 लाख कर दिया गया। यानी हर दिन जो 4,000 रुपए भी कमाता है वह भी पिछड़े तबके में ही गिना जाएगा। वोट बैंक की ऐसी परिभाषा इससे पहले कभी गढ़ी नहीं गई थी जो मुंबई में गढ़ी जा रही है। तो आप यहां पर इस दूसरे पन्ने के खुलने के साथ यह सोच सकते हैं कि शायद पॉलिटिकल मामला होगा। और पहले बार में जिक्र जो हो रहा है उसमें जब सुपारी देकर हत्या करवाने का जिक्र हो रहा है तो वहां पर भी यह सवाल होगा, इस देश के भीतर तो भरे पड़े हैं लोग, बहुत कम पैसे में किसी की भी हत्या कर सकते हैं। तो जो 2 बच्चे या 3 लड़के इस दौर में हत्या करने के लिए मुंबई पहुंचे, उसमें 2 मुंबई पहुंचे थे पुणे, बहराइच के गांव से, गांगर गांव है वहां से वो पहुंचे थे। उसमें एक धर्मराज था जिसको अरेस्ट कर लिया गया, वो कबाड़ का काम करता था। दूसरा शिवा था जो फरार है, वो कई साल पहले आया था पुणे के बीच में और उसने फिर धर्मराज कश्यप को बुला लिया था।
होली के समय। इन दोनों की मुलाकात सुपारी देने वाले ने गुरमैल सिंह से करवाई थी, जो कि कैथल के रहने वाले हैं और इन पर आरोप पहले से है, एक हत्या का आरोप है। अपने दोस्त के भाई की हत्या कर दी थी, जिस सुए से बर्फ को काटा जाता है, तोड़ा जाता है, उस सुए से हत्या कर दी गई थी और जेल हुई तो वहां पर कहा गया कि लॉरेंस गैंग के साथ इनकी मुलाकात हो गई। यहां पर एक और सवाल है, जिस तरीके से जय श्री राम कहने का जिक्र होता है, जिस तर्ज पर जिन बातों का जिक्र हो रहा है, उसमें हो सकता है आपके जहन में पुरानी मुंबई रेंगने लगी हो। आप सोच रहे हो एक दौर था जब दाऊद था, उसके खिलाफ छोटा राजन को खड़ा किया गया। छोटा राजन किनके लिए और किस रूप में, कैसे पॉलिटिकल तौर पे प्रभावित था, और दाऊद भी राजनीतिक तौर पर किस रूप में प्रभावित था, यह वोरा कमेटी की रिपोर्ट ने 1993 में ही बता दिया था। जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जिस वोरा कमेटी की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का नाम आया। ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिशियन अब नहीं है, अभी भी हैं और बहुत प्रभावी हैं। वोरा कमेटी की रिपोर्ट ने बहुत साफ तौर पर दो बातों को इंगित किया था। एक तरफ पॉलिटिशियंस का वसूली करना और दूसरी तरफ मुंबई के भीतर अंडरवर्ल्ड का इसलिए होना क्योंकि वहां वसूली करने में आसानी होती है, पैसा बहुत तेजी से आता है और बहुत तेजी से वसूली भी हो सकती है और कोई थाने तक पहुंचता नहीं है। बहुत कम होते हैं जो थाने तक पहुंचते हो, क्योंकि यह तो रोजमर्रा का जीवन हो चला है। और उसमें अंडरवर्ल्ड के साथ भू माफिया, जमीन का माफिया, बिल्डर की लॉबी और इन परिस्थितियों के साथ चीजें आगे बढ़ती चली गई। पिछले 5 बरस के भीतर मुंबई के भीतर जितनी जमीनों की खरीद फरोख्त हुई और उसमें जो लॉबी काम कर रही थी, वो लॉबी क्या मौजूदा राजनीतिक सत्ता के करीब थी? कोई इंकार नहीं करेगा। मुंबई की गलियों में घूमकर देख लीजिए, पूछ लीजिए, बतला देंगे पॉलिटिशियन का नाम, उनके बच्चों का नाम। हां, ये वसूली करते थे, ये वसूली कर रहे हैं। इन्हीं को तो पैसा देना पड़ता है, तभी तो बात आगे बढ़ती है, अन्यथा कुछ बचा ही नहीं है। तो एक झटके में इन दो परिस्थितियों से निकलकर आप उस सतह पर आकर खड़े हो जाइए जहां पर जिसे कानून व्यवस्था बनानी है वही अगर वसूली में शामिल हो जाए और ये कॉरपोरेट से लेकर मंत्री तक की परिस्थितियों के बीच रेंगने लगे, तो अगला सवाल यही होगा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई क्यों? और लॉरेंस डिसूजा ने जिन बातों का जिक्र किया है उस ग्रुप ने, क्या वाकई वही है या उसके पीछे का खेल कुछ और है जो राजनीति को प्रभावित करता है, बॉलीवुड को प्रभावित करता है और इन सब के बीच एक डर को पैदा करता है, एक ऐसा डर जिसके जरिए राजनीति को साधना आसान हो जाए। क्योंकि आपको संरक्षण अब अंडरवर्ल्ड से नहीं चाहिए, आपको माफिया से नहीं चाहिए, आपको हत्यारों से नहीं चाहिए, आपको सरकार से संरक्षण चाहिए। यानी राजधर्म की एक नई परिभाषा इस दौर में उभर कर सामने आ चुकी है। तो असल में मुंबई के भीतर की राजनीतिक हकीकत चुनाव से ऐन पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या के साथ अगर जुड़ रही है, तो यहां पर हमें लगता है कि जिन पर हत्या का आरोप है, धर्मराज कश्यप बहराइच के, शिवा बहराइच के, गुरमैल सिंह कैथल हरियाणा की, इन तीनों के परिवारों की बातों को सुन लीजिए। 2 की मां है और कैथल में गुरमैल सिंह की दादी है जो बता रही हैं। इनके परिवेश को इस रूप में देखिए कि ये किस जगह से कैसे इनकी परिवार की रिहाइश रहते हैं, तब आप समझ पाएंगे इस देश के भीतर में वसूली करना कितना आसान है, हत्या के लिए सुपारी देकर हत्या करवाना किस परिस्थिति के साथ लोगों को कैसे जोड़ता है, और राजनीति इसमें ठहाका लगाकर क्यों यह कहती है कि यह कानून व्यवस्था का मामला है, जबकि कानून व्यवस्था उसी की हथेली के भीतर दबी हुई है। लेकिन सुनिए पहले 2 आरोपियों की मां की बात और 1 आरोपी की दादी की बात। भैया हम पहले से जानित नहीं रहा, पूना गे रहे, पूना में भंगाड़ के काम करते रहे, वही हम जानित रहा। और बम्बई वाला भैया हम नहीं जानित रहा कि बम्बई में का करते हैं, का नहीं करते हैं, का खाते हैं, का कमाते हैं, यूँ हमका नहीं पता रहा। तो कब आया था घर, कब से? वो होली में हम चला गया, तब से नहीं आवा भैया। कबाड़ के काम करे हमसे बताई के गे रहे, अब वहाँ कुछ भी करे साहब, हमका का पता कोई कहाँ पे काम करता था? पूना गए रहे हमसे बताई के। तो आपको कैसे जानकारी मिली? हमको सवेरे पुलिस आई है, तब हम पूछी सी, तब हम जाना है। पता लग गया था जी, मेरा भी तो मेरा कुछ नहीं लगता, मेरा कुछ नहीं लगता। कितने दिनों तक नहीं है यहाँ पे काम? उन्हें तो 3-4 दिन हो गए, उसका गाइड ना उसके फोन ना देना, उसका कुछ अंडा
मन तो जिगर तबीयत दखल करा रखा 10-11 साल हो गए सकड़ी मरो सकड़िया मरा। शिवा जो है कोविड से ऐन पहले 2019 में पुणे पहुंचा था, जहां वो कबाड़ के धंधे से जुड़ गया और पिछली होली में उसने धर्मराज को बुला लिया, जो कि उसी के गांव का रहने वाला था। और इनका परिवार से कोई ताल्लुकात या पुराना कोई अपराध ऐसा कोई भी कहीं भी उत्तर प्रदेश की फाइल में या महाराष्ट्र की पुलिस थानों में कहीं दर्ज नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के थानों में और उत्तर प्रदेश के थानों में महाराष्ट्र से जुड़े पॉलिटिशियंस जो मौजूदा वक्त में चुने हुए हैं 288, उसमें से तकरीबन 156 के खिलाफ मामले दर्ज जरूर हैं। यानी एक सवाल आपके जहन में तुरंत अब आ जाना चाहिए, जिन्होंने हत्या की उनकी कोई फाइल नहीं है, लेकिन जो कानून बनाते हैं उनकी फाइल मौजूद है थानों में। और इसके बाद दूसरी परिस्थिति, इस दौर में महाराष्ट्र के चुनाव का सच यह है, खास तौर से उद्धव ठाकरे की सरकार जाने के बाद और एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद, जितनी बड़ी तादाद में बीते 3.5 सालों में पैसा महाराष्ट्र के भीतर लगाया गया है, उतना पैसा उससे पहले जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री 5 साल तक रहे थे तब भी इतना पैसा नहीं लगा था। और अगर मुंबई के लोगों की बात करें तो उगाही के तौर पर, वसूली के तौर पर, जमीन के तौर पर, कंस्ट्रक्शन के तौर पर, जमीनों के हेर फेर के तौर पर और रजिस्ट्री के तौर पर भी इतने राजस्व का लाभ उस 5 साल में नहीं हुआ था जो बीते 3.5 साल में हो गया है। यानी पैसे पर कब्जा करने की एक अनूठी राजनीति क्या इस दौर में सत्ता के जरिए चल रही है, और वो सत्ता ना छिने या वो सत्ता छिन जाए, यह एक टकराव की ऐसी परिस्थिति है जिसमें निशाने पर क्या बाबा सिद्दीकी को लिया गया। यह सब कुछ सरल मामला है। यहां पर यह भी समझना होगा, गुजरात के बारामती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है और यह जानकारी बार बार निकल कर आई जब सलमान के घर के बाहर फायरिंग भी हुई, या उनके पिता को टहलते वक्त किसी ने जो कुछ कह दिया, हालांकि वो मजाक के तौर पे कहा गया बाद में कि कहा गया था, लेकिन यह एक परिस्थिति बतलाती है, बेखौफ कानून के दायरे में रहकर ही हो जाना और कानून को तोड़ते हुए कहीं ज्यादा बेखौफ तरीके से अपनी कार्रवाई को अंजाम देना, क्या यह किसी पॉलिटिकल वर्धस्त के बिना संभव है? शायद संभव नहीं है, राजनीतिक तौर पर तो बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन राजनीति एक मुकाम खोजती है जहां पर वो कानून व्यवस्था का हवाला दे सके। जिस वक्त पृथ्वीराज चौहान जो थे वह मुख्यमंत्री थे, उस दौर में जो जमीनों का खेल हो रहा था वो मौजूदा वक्त में एवरेज निकालिएगा तो उस समय 20% था, तो अभी 100% है। ऐसा नहीं है उनको पता नहीं होगा कि मुंबई का क्या। आज वो कानून व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं। जब शिवसेना की सरकार थी, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, ऐसा नहीं है उस दौर में जमीन का काम ठप पड़ गया था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता भी कह रहे हैं दरअसल ये कैसे है दिन दहाड़े। दरअसल ये पॉलिटिकल मर्डर ने उस पॉलिटिक्स को डिगा दिया है जो ये मानकर चल रही थी कि राजनीति एक सीधी लकीर है और महाराष्ट्र के चुनाव सीधी लकीर की तरह है, जहां पर चुनाव लड़ना है और जीत जाना है और एक वातावरण बना हुआ है। उस वातावरण में अब तो एक तरफ अगर अघाड़ी है तो दूसरी तरफ महायुति है, गठबंधन का दौर है, लगभग फैसला हो चला है कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। 48 घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन भी ऐलान कर देगा। और इन सब के बीच पॉलिटिकल मर्डर इस तर्ज पे, जो कि सत्ता के साथ पॉलिटिकल पार्टी एनसीपी अजीत पवार की खड़ी है, उसमें शामिल थे। तो बाबा सिद्दीकी राजनीतिक तौर पर सत्ता के साथ ही रहते थे, ताकत के साथ ही रहते थे। वो ताकत चाहे सलमान खान की हो या शाहरुख खान की हो या उनकी अपनी इफ्तार पार्टी की हो, या राजनीतिक तौर पर उनकी इफ्तार पार्टी तमाम वीवीआईपी से लेकर सरकार के भीतर से भी ताकतवर लोगों को उन तक पहुंचा ही देती थी। तो वह एक केंद्र ऐसा थे और इस तरीके से क्या वो सॉफ्ट टारगेट हो गए थे? क्योंकि रंजिशों की आस में हर की फाइल टटोलिएगा जो वहां के पॉलिटिशियन है तो रंजिशें तो मिलती चली जाएगी, लेकिन सवाल तो यही था उस रंजिश के दूसरे पार कौन खड़ा है। राजनीतिक तौर पर बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे की, उसके साथ 36 का आंकड़ा चाहे अनचाहे साथ रहते हुए भी अजीत पवार का हो चला है।
और राजनीति जिस दिशा में जा रही है उसमें शरद पवार दूसरी तरफ यानी कांग्रेस एनसीपी के साथ खड़े उद्धव ठाकरे दूसरे चेहरे के रूप में हैं जो इस हिंदुत्व की राजनीति में उस ध्रुवीकरण में शामिल हो सकते हैं। और इस हत्या के बाद की परिस्थितियों को अगर आप परखिएगा तो शरद पवार कानून व्यवस्था का जिक्र करते हैं, जिनका जिक्र वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में हुआ था। उद्धव ठाकरे कहते हैं ऐलान कीजिए, किसी को तो मुख्यमंत्री बनाइए, कोई तो चेहरा सामने लड़िए। वो जानते हैं कि वो सबसे बेहतरीन चेहरा इस वक्त में है महाराष्ट्र की राजनीति में और अपने गठबंधन साथी दलों के बीच में। उनका विरोध कोई करेगा नहीं और वो चेहरा वोटों का ध्रुवीकरण कर सकता है। एकनाथ शिंदे कानून व्यवस्था का हवाला देते हैं, जिनकी नाक के नीचे हत्या हो गई। गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास है, उनकी खामोशी है। गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने वालों की कतार विपक्ष में बढ़ती चली जा रही है। राजनीतिक तौर पर यह बात बड़ी होती चली जा रही है और इन परिस्थितियों में बीजेपी भी ऐसी हत्याओं के विरोध में है। कांग्रेस कानून व्यवस्था का मामला खुले तौर पर बतला रही है। अजीत पवार स्तब्ध हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं यह कौन सी परिस्थिति है। लेकिन 20 लाख करोड़ कोई कम नहीं होते हैं, और वह भी सिर्फ मुंबई और उसके इर्द गिर्द की परिस्थितियों के भीतर जमीन जो ढकी हुई है उसको लेकर। तो जरा सोचिए कितनी बड़ी ताकत होगी जो महाराष्ट्र के चुनाव को जीतेगा। और अभी तक जो राजनीति समानांतर में चलती चली आ रही थी, उस राजनीति में किसका पक्ष भारी था यह तय आप कीजिए। कौन जीत रहा था, किसके अनुकूल परसेप्शन बना हुआ था, यह तय आप कीजिए। और इस बने हुए परसेप्शन को तोड़ने की स्थिति में बाबा सिद्दीकी की हत्या से लाभ किसे हो गया, जिसने पूरे चुनावी समीकरण को एक झटके में बदल दिया या फिर हवा को ही उल्टा दिशा में ले जाने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, यह आप सोचिए। क्योंकि छिटपुट खबरें क्या आएंगी, छिटपुट खबरें आई कि दरअसल एसआरए रीडेवलपमेंट, इसको लेकर विवाद चल रहा था, जो कि उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में है, जहां से उनके बेटे जिशान जो बांद्रा से ही कांग्रेस विधायक है, वहां पर भी कुछ लोगों को हटाया जा रहा था। रीडेवलपमेंट को लेकर बाबा सिद्दीकी को धमकी मिल रही थी। बाबा सिद्दीकी को इसीलिए वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। इन सब के बीच लॉरेंस गैंग जो था वो लगातार जिम्मेदारी भी लेने से नहीं कतरा रहा है, खुलकर कह रहा है हमने जिम्मेदारी लेते हैं, हमने ये किया है। सब कुछ सामने है और जिनके सामने है वो खुद को सामने लाने आना नहीं चाहते हैं। यह दरअसल महाराष्ट्र और मुंबई की राजनीति की त्रासदी है, या इस देश की त्रासदी है, क्योंकि मुंबई के भीतर बैठे हुए कॉरपोरेट और भू माफिया, इनकी ताकत और इनकी ताकत को और बड़ी ताकत बनाने की दिशा में कानून कैसे काम करता है और पॉलिटिशियन कैसे उन्हें साथ जोड़ते हैं, एक झटके में वो साथ कैसे आ जाते हैं, इसको अगर समझना हो तो इस रूप में समझ लीजिए। एक वक्त महाराष्ट्र में शुगर लॉबी काम करती थी। शुगर लॉबी मजबूत होती चली जा रही थी, उसकी ताकत बढ़ती चली जा रही थी और शरद पवार का वहां वर्चस्व था, कोऑपरेटिव बैंकों पर भी और शुगर लॉबी पर भी। 2004 के चुनाव में शुगर लॉबी ने तय किया अब वह शरद पवार के साथ नहीं रहेंगे, हम खुद चुनाव लड़ेंगे, और एक झटके में शरद पवार का वर्चस्व कम हो गया। खत्म तो नहीं हुआ, कम हो गया। शुगर लॉबी के कई लोग विधायक बन गए। राजनीतिक तौर पर मौजूदा परिस्थितियां भू माफियाओं के जरिए, कॉरपोरेट के आश्रय, पैसे वालों के आश्रय, उनके अपने पॉलिटिकल नुमाइंदों के आश्रय, कमोवेश ऐसी स्थिति इस चुनाव में आपके सामने होगी। बीजेपी तकरीबन 75% सीटों को बदलने जा रही है। यही स्थिति उन दो राजनीतिक दलों में भी है जो टूट गए हैं। कांग्रेस भी लगभग 60% लोगों को बदलेगी, जिनको पिछली बार उसने टिकट दिया था, और एनसीपी और शिवसेना का हमने आपको बता दिया। और राजनीतिक महत्ता उन्हीं की है जिनकी अपनी क्षेत्रों में जमीन पर कब्जे की राजनीति और रणनीति काम करती है, और जो कानून के साथ मिलकर कानून से खिलवाड़ करते हुए पैसे की ताकत को बड़ा कर सकते हैं। उस सब के बीच एक हत्या हुई है। उस हत्या ने इसलिए बॉलीवुड को डरा दिया, उस हत्या ने इसलिए राजनीति को डरा दिया, उस हत्या ने इसलिए कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए, और उस हत्या के दायरे में इसलिए बार बार सलमान खान का नाम लिया जा रहा है, जो विश्नोई गैंग, जो लॉरेंस गैंग का जिक्र कर रहे हैं उसके जरिए, क्योंकि ये सारे पर्दे हैं, ऐसे पर्दे हैं जिन पर्दों के आश्रय आप उस अपराध को ना पकड़ पाएं जिसने राजनीति को ही एक क्रिमिनल फिलॉसफी में तब्दील कर दिया है।
कोई निकल कर आएगा, कोई इसे छू सकता है? और नहीं छू सकता है तो फिर मान लीजिए अदालत में पेशी, उसके बाद डायरी का तैयार होना, जांच का आगे बढ़ना, आरोपियों का जेल जाना और फिर एक वक्त के बाद चीजें जस की तस उसी पटरी पर लौट आना, क्योंकि तब तक ये 20 लाख करोड़ 40 लाख करोड़ में तब्दील हो चुके होंगे, क्योंकि यह मुंबई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।